नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझा देते हैं। देखिए, ब्रिटिश का भारत की अर्थव्यवस्था यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, और उसके बाद में अंग्रेजों ने उसी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार परिवर्तन किया था। और 1817 से लेकर 1775 से लेकर 25 वापिस कुल मिला के 150 साल तक उन्होंने एक मजबूत रूप से शासन किया था। पूरी अर्थव्यवस्था उन्होंने अपने अधीन कर ली थी। वो किस प्रकार की थी उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ शायरी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मन आपके अंदर वो हिम्मत तो है, लेकिन शक्ति है, पावर है, लेकिन आप जान नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, पावर है, जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को एकदम कंटेस्ट रूप से याद कर सकते हैं। देखिए, हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लायक नहीं। हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लायक नहीं। अरे जनाब, इतिहास तो वह भी लिख जाते हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते। एक बार और सुनना। हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लायक नहीं हैं। अरे जनाब, इतिहास तो वह भी लिख जाते हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप खामोश है और हम भी खामोश है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि हम बोल नहीं सकते, हम बोलते नहीं है, क्योंकि हम कुछ करके दिखाते हैं। ऐसे किसी की तरह चर्चा करने से, बोलने से कोई इतना बड़ा काम नहीं हो जाता है ना। कोई फालतू का बोलते रहता ना, उससे कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, वो बोल नहीं पाता है, इतिहास तो वह भी रच देता है ना, इतिहास तो वह भी लिख देता है। और वो हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें सीख मिलनी चाहिए। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उससे हमें ये सीख मिलेगी कि हम किस प्रकार अपने को बदले, ताकि हम भी इस तरह की स्थिति को, मतलब कि जो हमारी फिलहाल स्थिति है उनको हम मजबूत तरीके से बना सकते हैं। यानी कि जो है ना, कई बार क्या होता है, हम रट्टा लगाते हैं कि हाँ यार उनको चीज़ को रट लिया। रटने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या रटने से कोई चीज़ हासिल हो जाएगी? नहीं होगी ना। वो केवल रटा हुआ ज्ञान कुछ समय, हाँ कोई चीज़ लंबी समय तक याद रह जाती है, लेकिन वो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम तक काम आती है, बल्कि हमारे जीवन के अंदर वो कुछ काम नहीं आती है। तो जितना पढ़े, चाहे कम पढ़े, चाहे एक टॉपिक ही पढ़े, यानी कि जो एक पैराग्राफ होता है वही पढ़े, लेकिन वो सारा का सारा अपने जीवन के अंदर उतरना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है पढ़ने का। और ये जो जीवन उतारने की जो प्रक्रिया वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। चलो शुरू कर देते हैं। अब देखिए, शुरुआती देखिए। एक शब्द आता हमारे सामने, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक, ठीक है ना। और एक शब्द आता उपनिवेशिक। उपनिवेशिक। समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? कुछ नहीं, दोनों ही सेम है। औपनिवेशिक और उपनिवेश दोनों ही क्या है? सेम है। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आर्थिक व्यवस्था। क्या होती है? आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, आर्थिक कह सकते हैं, या केवल हम आर्थिक कह सकते हैं।
सर आर्थिक का मतलब क्या होता है? किसी भी एक देश द्वारा, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को आर्थिक रूप से अपने अधीन कर लेना औपनिवेशिक होता है। देखिए, किसी एक राज्य द्वारा आर्थिक रूप से किसी को अपने अधीन कर लेना क्या है? औपनिवेशिक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। और भारत क्या था 18वीं शताब्दी के अंदर? एक स्वतंत्र रूप से था। मतलब वैसे राजाओं का शासन था, लेकिन वह राजा एक स्थायी रूप से भारत के निवासी माने जाते थे। हाँ, बाहर से आए थे, लेकिन फिलहाल वो अब रह रहे थे। उनका बस एक ही ठिकाना था, यानी कि मकसद था हमारा भारत। जैसे पहले दिल्ली सल्तनत, जो मोहम्मद गौरी आता है, ठीक है, उसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, इल्तुतमिश होते हैं। धीरे धीरे इब्राहिम लोदी तक का जो शासनकाल होता है, वो सारे के राजा क्या करते हैं, सुल्तान क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जितने भी थे, वो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। और यहाँ से कहीं पर भी धन लेके कहीं दूसरी जगह ले जाते नहीं हैं। ठीक है ना। फिर आगे और बात करते हैं, बाबर से शुरू करते हैं मुगलों का काल। तो देखिए, औरंगजेब तक पे इससे अधिक तक का काल है, कि पूरा मुगलों का काल के अंदर क्या है, उनका बस एक ही मकसद था, हमारा भारत। उनकी कोई दूसरा ठिकाना नहीं था यहाँ से धन लेके हम उधर जमा कराना ना। जितना भी धन है वो यहीं पर काम में लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मुगल थे और जो दिल्ली सल्तनत थी, उनका तात्पर्य, उनका जो शासन था वो औपनिवेशिक या उपनिवेशिक के अंदर नहीं आता था। तो किसका आता था? अंग्रेजों का आता था। कैसे? क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से धन वगैरह लेकर ले जाके ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ पर अपने राज्य को मजबूत करना और उनकी खुद की सेना को अपने यहाँ पर लगाना। किस प्रकार देखते हैं, तो अपने उपनिवेशिक पता चल गया। और अंग्रेजों ने पूंजीवाद के आधार पर, यानी कि संपत्ति के आधार पर 3 भागों को बांटा था। उनकी शासन जो प्रणाली थी, कह सकते हैं, हाँ, उनकी जो पूंजीवाद था उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया, 3 कालों के अंदर बांटा गया था। 3 काल थे, वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। पहला था वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है ना। वाणिज्यिक पूंजीवाद प्रथम चरण। पिछहत्तर से 1813 तक। ठीक है ना। अब इस काल के अंदर क्या थे, देखिए, इस काल के अंदर कुछ विशेष बात थी। वाणिज्यिक पूंजीवाद, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करना। अब पहले क्या था, मैं कुछ बिंदु के माध्यम से, कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। एक व्यक्ति है और इसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है ना। ये दोनों ही व्यक्ति हैं।
ये क्या है, अंग्रेज है। मैं जो बता रहा ना वो बात आप ध्यान से सुन लेना, बात काफी है। ये है भारतीय, ये है व्यापारी, और ये भी है व्यापारी। तो ये बात आप पता चल गई साफ साफ, दोनों व्यापारी हैं। अब ये अंग्रेज है, ये क्या करेगा, अपनी जो कंपनी वगैरह जो भी कहते हैं उनकी कंपनी यहाँ पर थी जिस प्रकार की थी, वो आप सबको पता है, ठीक है ना। अब ये अंग्रेज क्या करेगा, जो व्यापार करेगा, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करना। तो इसको पता नहीं था भारत के अंदर कौन सी जगह पर किस प्रकार के फसल होती हैं, या पर कौन सी जो वस्तु वगैरह हमें खरीदनी चाहिए, कहाँ पर बेचनी चाहिए, कितने में खरीदनी चाहिए, और किससे हमको खरीदनी चाहिए, कहाँ पर हमें फायदा होता है, कहाँ पर नुकसान होता है, ये बात इनको पता नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि ये बेहतर था विदेशी। कहाँ का था? विदेशी। और विदेशी को क्या पता है हमारे देश में किस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि जो के वाणिज्य के बारे में किस प्रकार होते हैं, इनको पता नहीं है। तो ये एक सीमा थी। क्या थी? सीमा। अब वो सीमा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सीमा दूसरी है। कौन सी? मतलब बीच वाली रेखा है। तो ये बात क्या आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, व्यापार करने के लिए आएगा, तो ये इनसे पूछेगा बीच में कि भाई मेरे को क्या लेनी है, चाय लेनी है, चाय लेनी है, और गरम मसाला लेना है, गरम मसाला लेना है, ठीक है। और ये भारतीय क्या करेगा, खेतों से लेगा गरम मसाला, खेतों से गरम मसाला, यहाँ से गरम मसाला ले लेगा, और ये लेगा कितने में? 5 रुपये में, ठीक है। और फिर वापस ये अंग्रेज होके बेच देगा कितने में? 6 रुपये में, ठीक है। और ये अंग्रेज अपने राज्य में ले जाकर कितने में बेच देंगे? 20 रुपये में। ये प्रक्रिया थी। तो जब इस प्रकार, पहले क्या होता था कि जब वाणिज्य की जो पूंजीवाद था, इससे पहले ये क्या करते थे, भारतीय वगैरह होता था ना, ये सब विदेश हम जाते थे कभी माल वगैरह बेचने के लिए, कि हमारा जो माल है इस प्रकार आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये इस प्रकार बेचने के लिए जाते थे। लेकिन वाणिज्यिक पूंजीवाद आने के बाद के अंदर जो अंग्रेज थे वो अधिकारी यहाँ तक आ गए थे, है ना, भारत के अंदर आ गए थे, और इन्हीं लोगों से पैसे वगैरह जो सामान वगैरह होता है, कच्चा माल होता है, व्यापार के लायक जो माल होता है वो इनसे ले लेता था, ठीक है ना, खुद वगैरह अंदर व्यापार नहीं करता था। तो ये था वाणिज्यिक पूंजीवाद का प्रथम काल, जिसके अंदर भारत के जो लोग हैं बेरोजगार भी हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि जो ये यही जो प्रक्रिया है वो विदेश में जाकर बेचते थे, उनको ज़्यादा पैसे मिलता था। अब ये प्रक्रिया अपने भारत की सीमा तक बेच रहे हैं तो इनको कम लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि निर्यात पहले अधिक होता था, और भारत का अधिक होती थी निर्यात, तो भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा। सीधी सी बात ये होती है। अगर किसी को चाहिए कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, और मोबाइल चाहिए, और दुकान के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे साहब हमें मोबाइल चाहिए, तो कितना क्या? वो बोलेगा 5, मतलब कि 5,000 का है। तो वो बोलेगा मेरे को कैश, मेरे को फ़ोन पे चाहिए, नहीं, मतलब दुकानदार बोलेगा मेरे को कैश चाहिए, पैसे। मैं आपको फ़ोन पे वगैरह ऐसे मैं नहीं लेता, जो पेटीएम है जो आपके पास में रखिए, मैं ऐसा नहीं लेता, मैं केवल ऑन पर कैश लेता हूँ। तो आपकी ज़रूरत है फ़ोन की, ठीक है ना, तो आप उनको कैश देंगे, कहीं पर कहीं से भी ला के दें। और अगर दुकान वाले की ज़रूरत है कि नहीं मेरे को ये माल निकालना है, तो वो क्या करेगा, सस्ता देगा, या फिर वो आप बोलेंगे नहीं मैं फ़ोन पे करूँगा, तो वो बोलेगा ठीक है कर दे। तो मेरी जो ये बात है ना वो आपको समझ आ गई होगी कैसे। अब यहाँ पर जो इसके पास खूब सारे मतलब कि कच्चे माल वगैरह हैं, तो ये वहाँ पर जाएगा, तो इनको बेचेगा, तो इनसे क्या प्राप्त होगा? सामान प्राप्त, पैसे प्राप्त होंगे, जो सोना चांदी प्राप्त होगी, जो धातु तो वो इनसे प्राप्त होंगे। तो वो क्या करेगा, यहाँ ला के रखेगा, तो भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और इसी प्रकार आज के युग के अंदर क्या होता है, पहले तो यही होते थे कि भी भारत वाले विदेश में जाकर व्यापार करते थे, ताकि भारत की जो इनकम है वो बढ़ती थी, जो रुपए का जो महत्व होता है वो बढ़ता था। और अब देखिए डॉलर से भी घटता जा रहा है, हर समय घटता जा रहा था। जब आज़ाद था उस समय तो बराबर थी, हमारा देश आज़ाद था उस समय दोनों की वैल्यू बराबर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या पैसे की वैल्यू घट रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह बस एक ही है, भारत के अंदर
पहले एक कंपनी राज करती थी, अब हजारों कंपनियां राज करती है। राज का मतलब यही हुआ भाई कि वो अपना हर वस्तु यहाँ पर बनाती है और भारतीयों को बेचती है और यहीं से पैसे वगैरह हड़पती है और अपने राज्य के देश के अंदर ले जाती है। जो पानी की बोतल ले लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, जो सारी ये होती है क्या है, वही बात होती है ना। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे मुद्दे पर आ जाते हैं। अब ये व्यक्ति वहाँ पर जाके पहले बेचता था, अब वो नहीं बेच रहा, अब यहीं पर बेच रहा है, इसी से बेच रहा है, ये भारत के अंदर लेके जा रहा है। तो ये वाणिज्य पूंजीवाद का प्रथम चरण था, जिसके अंदर भारतीय क्या हो गए थे, बेरोजगार के श्रेणी के अंदर आ गए थे, क्योंकि अब आगे जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो भारत के अंदर कोई भी सामान लेके बेच देता, तो फिर इनको कम पूछते, ज़्यादा नहीं पूछते थे, इनके जैसे लोग काफ़ी हो गए थे। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कमज़ोर धीरे धीरे होने लगी थी। और इनका प्रभाव वाणिज्य का ये पड़ा था कि जो हमारे कुटीर उद्योग वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या हो गए थे, बंद होने लगे थे। ठीक है, फिर बात क्या है कि जो हमारे जो निजीकरण था, मतलब कि जो कई छोटे छोटे उद्योग वगैरह बने हुए थे, कहीं पर छोटे थे, जो कच्चे माल बनता था, अब वो बनने कम बंद होने लगे थे, क्योंकि ये सीधा माल यहाँ से लेके जाता था और यहीं पर दे के ले जाता और इनसे कच्चा माल लेके अपने देश में ले जाता, वहीं पर बना के लेके आ जाता। तो भारतीय बेरोजगार हुए कि नहीं हुए तो वो क्या करने लगे थे, खेती करने लगे थे। और जब खेती करने लगे थे तो अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ता है, खेती पर भी उनका अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार भारतीय जो थे वो बेरोजगार की श्रेणी में आने लगे थे। तो इनका जो प्रभाव ये पड़ा था और इनका लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य यही था, अधिक से अधिक भारतीयों से पैसे लेकर चला जाना, पूंजी एकत्रित करना और भारत पर बिना अपने शासन प्रणाली को परिवर्तन किए उन पर एकाधिकार प्राप्त करना और भारत की अधिक से अधिक जो कच्चे वो माल है, पक्के माल है, वो अपने राज्य के अंदर ले जाना, ये उनका क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है, अच्छी बात है। तो ये था वाणिज्यिक पूंजीवाद का प्रथम चरण। फिर हम आगे बात कर लेते हैं दूसरा चरण। ठीक है ना, समझ आ रही है, वाणिज्यिक पूंजीवाद हो गया। तो इसके बाद में आता है औद्योगिक पूंजीवाद। द्वितीय चरण। ठीक है ना, जो कब था, 1813 से 58 तक। औद्योगिक पूंजीवाद का क्या मतलब है, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति, और इसी क्रांति के माध्यम से अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज के जो जितने भी उद्योग में काम करने वाले थे, उन सब ने क्या किया था, अधिक से अधिक राज्यों को अपने उपनिवेश के अंदर करना और फिर वहाँ पर उद्योग धंधे वगैरह शुरू करना। उनको पता चल गया था अब सारा सब कुछ है वो क्या है, पैसे ही है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो औद्योगिक क्रांति यही होती है, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई थी और इसी क्रांति का एक प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ा कि यहाँ पर उद्योग धंधे धीरे धीरे लगना शुरू हो गए थे। और जब उद्योग लगने शुरू हुए तो यहाँ से पैसे इकट्ठा होने लगा और जब पैसा इकट्ठा होता थे तो वो पैसा ब्रिटेन में जाता था और ब्रिटेन की सब प्रशासनिक व्यवस्था है वो मजबूत होती थी धीरे धीरे। और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या होता है, सेनाओं को बढ़ोतरी करना और वहाँ पर अध्यक्ष वगैरह है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर है, वो अधिक से अधिक मजबूत रूप से वहाँ पर नियुक्त करना और किले दुर्ग वगैरह बनाना, क्योंकि जब पैसा होगा तो पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो ये उनकी मान्यता थी।
और औद्योगिक क्रांति आई कैसे है, तो अभी तक मैंने रामायण गई थी वो इसी प्रकार गई थी। औद्योगिक क्रांति आने के पीछे का कारण ही मैंने यही बताया था, वाणिज्यिक पूंजीवाद का प्रथम चरण, जिसके अंदर यहाँ से व्यापार, अधिक से अधिक व्यापार करना, जिसके माध्यम से पैसा इकट्ठा होने लगा था। पैसा आया था तो इसी से उन्होंने दिमाग में आया कि उद्योग धंधे हमारे खुद के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, देखिए मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। और ये दो चीज़ें, अब इनको क्या लगा था, ये भारत के बॉर्डर के अंदर आ गए थे, सीमा के अंदर आए थे ना, तब इनको लगा कि यार अगर एक बात सोचिए, हम इनसे व्यापार करते हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं कि यार नहीं मेरे को काली मिर्च चाहिए, मेरे को तो चाय चाहिए, मेरे को तो कॉफ़ी चाहिए, मेरे को तो कपास चाहिए, और फिर ये क्या करता है और हमको ला के देता है। ये बोला कि यार बी हमको क्या करता है, ला के देता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ पर जाके हमारा ही कंपनी स्थापित, सॉरी कारखाना खोल दे, ताकि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा दिमाग में आइडिया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये अपने 5 रुपये की चीज़ खरीदता है और हमको 7 रुपये में बेचता है, 2 रुपये ये मुनाफा पाता है, 2 रुपये, तो क्यों नहीं हमारे ही वहाँ पर उद्योग धंधे लग जाए, तो ये 2 रुपये हमारे बच सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर जगह जगह क्या कहते हैं, उद्योग धंधे लगाना शुरू कर दिए थे। जिसके कारण क्या था, उन्होंने अधिक से अधिक मशीनें लाकर लगा दी, मशीनें लाकर लगा दी। अब एक बात देखिए, एक व्यक्ति 5 दिन के अंदर जितना गड्ढा करता है उतने में एक जैसे भी है वो 5 मिनट के अंदर कर देती है। तब बताओ बेरोजगार कौन होगा भाई। देखिए 5 दिन के अंदर एक व्यक्ति जितना गड्ढा करता है उतना तो एक दिन के अंदर 5 मिनट के अंदर जले जैसे भी कर देती है इतना गड्ढा। तो फिर क्या काम कम नहीं हुआ? वाह सर आपकी बात सही है। तो यही थी औद्योगिक क्रांति। तो मशीनों का अधिक अधिक बढ़ने लगे थे, और जब मशीनों अधिक से अधिक बढ़ने लगी थी तो उन्होंने क्या किया था, कच्चा माल जितना भी था वो बाहर क्या करने लगे, आपने जो कारखाने स्थापित कर दिया और कारखाने में क्या कर दिए, मंगवाने लग गए। तब ये खुद ही अंग्रेज अधिकारी थे, वो कारखानों के अंदर माल लेकर आते थे, जिसके अंदर जो भारतीय व्यापारी थे वो तो क्या हो गए, बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, भारत से वो क्या करते थे, सस्ती वस्तुएं खरीदते थे, सस्ती में वस्तुएं खरीदते थे, और अधिक से अधिक अपनी जो क्या थी महंगी वस्तु यहाँ पर बेचते थे। फिर उन्होंने औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या कर दिया था, खेती पर अपने अधिकार करना शुरू कर दिया था, किसानों पर। क्यों किया था? क्योंकि उनके पास में पैसा था, तो अगर किसी को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो अंग्रेजों के पास में जाता था और पैसे लेने की बात करता था कि हमको पैसे चाहिए और आपके रुपये हम चुका देंगे। तो वो क्या करते थे, पैसे दे देते थे। ठीक है ना, वो क्या करते थे, पैसे दे देते कि भाई ठीक है, अगर आप लेके जा रहे पैसे दे रहे हमें वापस दे देना। और जब वापस नहीं चुका तो वो खेती पर धीरे धीरे क्या कर देते, अधिकार कर लेते थे। और वो खेती के अंदर एक प्रशासनिक रूप से उन्होंने खेती प्रशासन करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। और इसमें क्या करते थे, टैक्स कम लगा, टैक्स बढ़ा देते थे, हर साल टैक्स को बढ़ाना, अधिक से अधिक टैक्स बढ़ा देते हर साल। एक तो देखिए उद्योग की साइड में वो भारत के व्यापारी गरीब हो, मतलब कि बेरोजगार हो रहे थे, और फिर जब जितने भी बेरोजगार थे वो सारे खेती करने लगे थे, और उससे खेती की जो टैक्स था वो बढ़ा दिया, और चाहे फसल हो नहीं हो। और फिर ये काम कर दिया, नील की खेती होती है, वहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, नील की खेती, जिसके कारण तो ये होता है कि नील की खेती जहाँ पर एक बार हो जाती है ना, वहाँ पर दूसरी बात कोई फसल ही नहीं होती है। तो इसलिए तो गांधी जी ने नील की खेती के विरोध के अंदर चंपारण के अंदर आंदोलन किया था, सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह 1916 के अंदर, आपको याद हो, मेरे को जहाँ तक याद है तो 1916 है, सत्याग्रह किया था नील की खेती के विरोध के अंदर। रामचंद्र शुक्ला थे, वो इनको लेकर गए थे महात्मा गांधी को। तो ये कुछ हमारी जो बात होती है आपको ध्यान होनी चाहिए। तो फिर औद्योगिक क्रांति का धीरे धीरे ये इस प्रकार आई थी। इनका प्रभाव, इनका जो लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य यही था कि अधिक से अधिक धन यहाँ से एकत्रित करना, और यहाँ पर अधिक से अधिक मशीनों को बढ़ावा देना, मशीनें यहाँ पर स्थापित करना, और अधिक से अधिक रेल की पटरियाँ का निर्माण करना, जिससे यहाँ से कच्चा माल स्थापित किया जाए, कच्चा माल ले जाया जा सके, और पक्का माल ला के यहाँ पर भारी वस्तुओं के रूप में बेचा जा सकता है। ये तो उनका लक्ष्य था, टारगेट था। फिर इनको इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा थे, प्रभाव ये पड़े थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी चरमरा गई थी, वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया
था। फिर क्या है कि जो भारत के अंदर व्यापारी थे वो बेरोजगार हो गए थे, और भारत के अंदर जो निजी जो क्षेत्र में काम करने वाले थे, उद्योग धंधे वाले थे, छोटे छोटे कुटीर वाले, वो सारे खेती करने लगे थे। और फिर क्या प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेज जो यहाँ पर उद्योगपति थे वो क्या, उन्होंने क्या कहता था, उसी जो खेती के अंदर टैक्स बढ़ा देता, और खेती के जो वस्तु थी वो क्या करती, सस्ते के अंदर उनको खरीद लिया जाता था और महंगे के अंदर बेचते थे। तो ये उनका प्रभाव भी पड़ा था। तो ये थे हमारे क्या थे, औद्योगिक कर पूंजीवाद। फिर हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद, तृतीय चरण। ठीक है ना। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। अब वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है, तृतीय चरण, तृतीय चरण। ठीक है ना, वित्तीय पूंजीवाद तृतीय चरण, जो कि 58 से 1935 के बीच में अंदर वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसका मतलब क्या है, वित्तीय पूंजीवाद तृतीय चरण का वित्त के मतलब क्या होता है, पैसा। क्या होता है, पैसा। अब देखिए उन्होंने अब धीरे धीरे पैसों का काम करना शुरू कर दिया था, जो पूंजी होती है ना उसके बारे में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर भारत के अंदर क्या करने लगे थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैक्ट्री वगैरह खोलना और वहाँ पर भारतीय को ही कम पैसों के अंदर नियुक्त कर देना, और यहीं का जो माल होता उनको बना के यहीं पर बेच देना। यह उनका वित्तीय पूंजीवाद का तृतीय चरण था। और ये 1858 से लेकर 1935 तक चला था। और 1858 ही क्यों ले रहा था, क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी क्रांति हुई थी वो 1857 की क्रांति वो यहीं पर होती है ना। क्रांति 1857 की क्रांति होने के बाद में इसमें परिवर्तन आया था। उनको लगा था यार औद्योगिक पूंजीवाद है, इसके अंदर उद्योग धंधे वगैरह, उद्योग वाले अपना काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं हो, यहाँ का जो वित्तीय क्षेत्र होता है, जो पैसों का जो माल आता है वो हम कंट्रोल में कर ले। और जब हमारे पास में पैसा होगा तो हम उसी पैसों को भारतीयों के अंदर हमारे नौकरी पर रख देंगे, और हम बोलेंगे जब युद्ध करने के लिए बोलेंगे तब वो युद्ध करेंगे, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था उनका वित्तीय पूंजीवाद तृतीय चरण। और इनका लक्ष्य क्या था, अधिक से अधिक भारत को अपने अधीन कर लेना, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना अधिकार करना। 1857 की क्रांति था, उनका जो प्रभाव है, उनका प्रभुत्व है अपने नियंत्रण में करना, ये सारी की प्रक्रिया थी वो वित्तीय पूंजीवाद तृतीय चरण की थी। प्रभाव मतलब कि लक्ष्य ये था कि उनका अधिक से अधिक ये लक्ष्य था। और इनको प्रभाव क्या पड़ा था, वही प्रभाव, बेरोजगार हो गए थे, अपने आर्थिक स्थिति कमजोर हो गए थे। यही वित्तीय पूंजीवाद का तृतीय चरण है, पैसा एवं क्रांति। ठीक है ना। फिर इसके बाद में भू राजस्व व्यवस्था आएगी, जिस पर अंग्रेजों का किस प्रकार अपना प्रभाव रहता है, अर्थव्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव रहता है ना, उनकी संप्रभुता किस प्रकार होती है, तो वो सारी की सारी बात करेंगी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।